तो परक्विजिट स्टार्ट करने से पहले अभी तक हमने जितना पढ़ा है अब हम उसका रिवीजन करेंगे। अभी तक इस चैप्टर में जो भी अपन ने पढ़ लिया है वी विल रिवाइज दैट पार्ट। तो अब अपन करने वाले हैं क्विक रिवीजन बेसिक्स सैलरी चैप्टर के, अलाउंसेस, डिडक्शन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स का क्विक रिवीजन। चलिए तो देखते हैं अभी तक सैलरी चैप्टर में अपन ने शुरू से क्या पढ़ा है, एक बार फटाफट से देखते हैं। देखिए हमने स्टार्ट किया था सैलरी चैप्टर, तो सबसे पहला सेक्शन हमने पढ़ा था सेक्शन 15, जो कि हुआ करता था हमारा चार्जिंग सेक्शन। सेक्शन 15 क्या बात बोलता है? सेक्शन 15 बड़ी सिंपल सी बात बोलता है कि कोई इनकम सैलरी हेड में तभी टैक्सेबल होगी जब दो व्यक्तियों के बीच, दो लोगों के बीच में एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय की रिलेशनशिप हो। तो जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होगी तभी जाकर के जो है इनकम टैक्सेबल होगी अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप को एक और नाम से जाना जाता था जिसे हम प्रिंसिपल एजेंट की रिलेशनशिप कहते हैं या फिर मास्टर एंड सर्वेंट की कहते हैं। मास्टर एंड सर्वेंट की रिलेशनशिप कहते हैं, प्रिंसिपल एजेंट अलग हुआ करती थी। चलिए इसी के बारे में बात कर लेते हैं। हमारी जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशनशिप है उसे हम मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप भी बोलते हैं। लेकिन एक और रिलेशनशिप थी प्रिंसिपल एजेंट की। तो हमने एक टॉपिक पढ़ा था कि सर ये मास्टर सर्वेंट और प्रिंसिपल एजेंट ये क्या होती है दोनों रिलेशनशिप। देखिए मास्टर सर्वेंट तो बड़ी सिंपल है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, जिसमें मास्टर अपने सर्वेंट को बताएगा कि उसे क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। ठीक है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, सब कुछ बताएगा। वहीं प्रिंसिपल एजेंट की जो रिलेशनशिप होती है वो अलग होती है। जैसे बात करें कि एक सीएमए है, सीएमए किसी की ऑडिट कर रहा है, तो वहां पर उसका एम्प्लॉय नहीं है, वो वहां पर एज एन एजेंट वर्क कर रहा है वहां पर, क्योंकि वो उसके बिहाफ पर उसका काम कर रहा है। किसी लॉयर के पास जाते हैं, भाई मेरा केस लड़ना है, वो आपका एम्प्लॉय नहीं है, वो आपका क्या है, एजेंट है। तो इसमें आप ओनली ये बताते हो कि क्या करना है और कब करना है, कैसे करना है आप नहीं बताओगे, क्योंकि कैसे करना है वो अगला करेगा, उसके पास में इतनी नॉलेज है। तो ये जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं जो आपके बिहाफ पर वर्क करते हैं कभी भी, तो वो कौन सी रिलेशनशिप होती है, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप होती है। इसके बाद में हमने कुछ नोट्स पढ़े थे। नोट्स क्या पढ़े थे कि जो एमपी एमएलए को जो सैलरी मिलती है, एमपी एमएलए को जो सैलरी मिलती है वो अदर सोर्स में जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि एमपी एमएलए जो है वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं बल्कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक माने जाते हैं। इस वजह से जो है वो सैलरी कहाँ जाती है, अदर सोर्सेज में जाती है। इसके बाद में हमने पढ़ा था एग्जामिनरशिप रेमुनरेशन जो मिलता है एग्जाम्स में एग्जामिनर को, वो भी अदर सोर्स में ही जाकर के टैक्सेबल होता है। इसके अलावा हमने डॉक्टर्स के बारे में पढ़ा था, जो घर पे देखते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, वो कहाँ जाती है, पीजीबीपी में जाती है एज ए प्रोफेशनल। फिर हमने पढ़ा था ये वेटर्स को जो टिप्स वगैरह मिलती है, चाहे डायरेक्टली आप दो या आप पहले उसको एम्प्लॉयर को दो फिर उसका एम्प्लॉयर उसको दे, कैसे भी दे, ऑलवेज टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज। तो टिप्स रिसीव्ड बाय वेटर इज ऑलवेज टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज। फिर हमने एक और बात पढ़ी थी यहाँ पर, क्या बात पढ़ी थी सर, कि सैलरी और वेजेस में कोई फर्क नहीं है। सैलरी चैप्टर के अंदर, हेड के अंदर दोनों चीजें एक ही है, सेम है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सैलरी एंड वेजेस। इसके बाद में हमने एक और बात पढ़ी थी कि डायरेक्टर को जो रेमुनरेशन मिलता है कंपनीज वगैरह में बैठने के बदले में, वो कहाँ टैक्सेबल होता है, अदर सोर्स में। लेकिन अगर कोई डायरेक्टर एम्प्लॉय भी है आपका, ये कोई डायरेक्टर है एज एन एम्प्लॉय भी वर्क करता है, फिर उसको चाहे रेमुनरेशन ही क्यों ना मिले, वो कहाँ टैक्सेबल होगा, फिर वो
सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन कई बार ऐसे होता है बताया हुआ ही नहीं होता है कि ये एम्प्लॉई है या नहीं, तो उस सिचुएशन में क्या करें। तो जनरली होता है ये है कि पार्ट टाइम डायरेक्टर अगर है तो ये हम मान सकते हैं वो एम्प्लॉई नहीं होगा। फिर हम पार्ट टाइम को ये मानते हैं ये एम्प्लॉई नहीं है, उसका रेम्युनरेशन कहाँ टैक्सेबल कर देते हैं, अदर सोर्स में। लेकिन होल टाइम डायरेक्टर है, पूरे दिन ही वहां बैठा है, तो वी कैन अज्यूम कि वो एम्प्लॉई भी होगा और कहाँ चली जाती है, सैलरी हेड में रेम्युनरेशन टैक्सेबल हो जाता है। यहां से एमसीक्यू जो है फ्रेम हो सकता है। उसके बाद में हमने पढ़ा था सैलरी कब टैक्सेबल होती है। तो इसमें हमने देखा था कि सैलरी की ड्यू डेट और रिसीव डेट दोनों में से जो भी पहले आती है तब जाकर के जो है सैलरी टैक्सेबल हो जाती है। इसके बाद में हमने पढ़ा था अरियर ऑफ सैलरी के बारे में। अरियर ऑफ सैलरी मतलब ऐसी सैलरी जो कि आपको मिलनी थी लेकिन नहीं मिली, अभी तक रिसीव्ड नहीं हुई है। लेकिन जो सैलरी अरियर है, इसका मतलब कोई सैलरी अरियर है, इसका मतलब क्या है कि आप काम कर चुके हो, आप सर्विसेज दे चुके हो, लेकिन आपके एम्प्लॉयर ने आपको सैलरी नहीं दी है। तो इसका मतलब वो सैलरी ड्यू तो हो गई है लेकिन अभी तक एम्प्लॉय को रिसीव्ड नहीं हुई है। तो क्या ये टैक्सेबल होगी कि नहीं होगी, सवाल ये है। तो जवाब ये है कि बिल्कुल टैक्सेबल होगी। सर एम्प्लॉय कहां से टैक्स देगा, उसको तो सैलरी नहीं मिली। सैलरी पर टैक्स जमा कराने की जिम्मेदारी एम्प्लॉयर की होती है, एम्प्लॉय की नहीं होती है। ये सैलरी टैक्सेबल होगी अगर अपन ऐसा बोल रहे हैं, इसका मतलब इस पर जो टैक्स बनता है वो कौन जमा कराएगा, एम्प्लॉयर। चाहे उसने अभी तक एम्प्लॉय को सैलरी नहीं बांटी है लेकिन फिर भी उसके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो इसके ऊपर टैक्स जमा करवा दे। यस, टीडीएस ही बोलते हैं जो भी टैक्स दूसरा काटता है। तो जो एम्प्लॉयर आपका टैक्स काटता है उसको टीडीएस ही बोला जाता है। अब बात करते हैं अरियर ऑफ सैलरी के बाद में हमने एक और पढ़ा था एडवांस सैलरी, जो कि यहां पर नहीं है, नीचे है। एडवांस सैलरी ऐसी सैलरी जो कि ड्यू नहीं हुई फिर भी रिसीव्ड हो गई, आपको पहले ही मिल गई, काम करने से पहले ही मिल गई। मान लीजिए आप अप्रैल मंथ की बात करें, अप्रैल मंथ में आपको जुलाई महीने की सैलरी मिल गई, तो उसको क्या बोलेंगे हम, एडवांस सैलरी बोलेंगे। एडवांस सैलरी ऐसी सैलरी जो अभी तक ड्यू नहीं हुई है लेकिन पहले ही रिसीव्ड हो गई है। हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था कि ड्यू डेट और रिसीव डेट विच एवर इज अर्लियर बेसिस पर टैक्सेबल होती है सैलरी। अरियर ऑफ सैलरी की ड्यू डेट हमेशा पहले आएगी, उसके बाद ही रिसीव्ड होगी। तो इसलिए अरियर ऑफ सैलरी हम कह सकते हैं ऑलवेज ड्यू बेसिस पर ही टैक्सेबल होती है। वहीं एडवांस सैलरी की बात करें तो पहले वो रिसीव्ड हो जाएगी और ड्यू डेट उसकी बाद में आएगी। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि जो हमारी एडवांस सैलरी है उसकी रिसीव डेट पहले आएगी और ड्यू डेट बाद में आएगी। तो इसका मतलब क्या हम ऐसा कहते हैं कि एडवांस सैलरी इज टैक्सेबल ऑन रिसिप्ट बेसिस, ठीक है, और अरियर ऑफ सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस। इसके बाद में हमने एक टॉपिक पढ़ा था सरेंडर ऑफ सैलरी, इसको हम फॉरगिविंग ऑफ सैलरी भी बोल सकते हैं। सरेंडर ऑफ सैलरी क्या होता है, कई बार कुछ एम्प्लॉइज अपनी सैलरी क्या कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं कि मुझे ये सैलरी नहीं चाहिए भाई। तो अगर कोई सैलरी सरेंडर कर देता है तो क्या इसका मतलब वो टैक्सेबल नहीं होगी, नहीं, इसका मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपनी सैलरी सरेंडर कर देता है एम्प्लॉय, तो भी वो क्या होगी, टैक्सेबल होगी। लेकिन हाँ एक ऑप्शन है कि अगर कोई अपनी सैलरी सरेंडर कर रहा है एज पर वॉलेंट्री सरेंडर ऑफ सैलरीज एक्ट, वॉलेंट्री सरेंडर ऑफ सैलरीज एक्ट 1961, उस एक्ट के अकॉर्डिंग, उस एक्ट के प्रोविजन को मानते हुए आप क्या कर रहे हो, सैलरी सरेंडर कर रहे हो, तो उस केस में आपकी सरेंडर की गई सैलरी टैक्सेबल नहीं होगी। ये बात हमने यहां तक पढ़ ली थी। इसके आगे देखते हैं, इसके आगे हमने क्या पढ़ा था। इसके आगे हमने एक टॉपिक पढ़ा था कि कुछ सैलरीज ऐसी है जो कि टैक्सेबल ही किस बेसिस पर होती है, रिसिप्ट बेसिस पर होती है। रिसिप्ट बेसिस पर टैक्सेबल होने वाली सैलरी के बारे में पढ़ा था। इसमें जो पहली सैलरी हमारे सामने आई थी वो थी एडवांस सैलरी। अभी अभी हम पढ़ के भी आए कि जो सैलरी एडवांस में मिल जाती है वो तो टैक्सेबल ही रिसिप्ट बेसिस पर होगी। दूसरी जो अब यहाँ पर नई चीज है वो है बोनस। बोनस एक ऐसी चीज है जब आपको रिसीव्ड होगा तभी टैक्सेबल होगा। तो अगर कभी आपको ऐसे बोलते बोनस ड्यू हो गया लेकिन रिसीव्ड नहीं हुआ तो आप उसको टैक्सेबल भी नहीं करोगे, ये ध्यान रखें। उसके बाद में आती है नोटिस पीरियड सैलरी। नोटिस पीरियड क्या होता है, जब कोई कंपनी आप छोड़ने वाले हो, आपने उनको नोटिस दे दिया है कि मैं 1 महीने बाद 2 महीने बाद कंपनी छोड़ूंगा। जब भी आपको कोई कंपनी छोड़नी होती है तो नोटिस देना होता है। तो नोटिस देने के बाद भी आप वर्क कर रहे हो, उसकी भी तो सैलरी मिलेगी आपको, लेकिन वो सैलरी तभी टैक्सेबल होगी जब आपको रिसीव्ड हो जाएगी, तभी जाकर के टैक्स। फोर्थ पॉइंट काफी अच्छा पॉइंट था, सैलरी इंक्रीज्ड विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट व्हिच वाज नॉट टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस। इसको हम सिंपल सा यूं बोलते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से बढ़ने वाली सैलरी। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कैसे बढ़ सकती है सैलरी, जैसे मान लीजिए 7th पे कमीशन है, आप अप्रैल में हो, अप्रैल में आपकी सैलरी पिछले 3 महीनों से मतलब जनवरी से बढ़ा दी गई, 50,000 से 70,000 कर दी गई। हमने देखा भी था नॉर्मल क्लास में इसका एग्जाम्पल, जब अपन ने नॉर्मल रेगुलर पढ़ा था तब।
कि वहां पर क्या हुआ था, एक एम्प्लॉय था, अप्रैल में उसकी सैलरी 50 से बढ़ाकर कितनी कर दी, 70 कर दी। तो एम्प्लॉय बोलेगा पिछले 3 महीने की सैलरी जो है वो भी दो, क्योंकि अप्रैल में सैलरी बढ़ाई गई है, और कहां से बढ़ाई गई है, जनवरी से बढ़ाई गई है। तो बोलेगा जनवरी फरवरी मार्च के 20,000 मुझे क्या दो, एक्स्ट्रा दो। तो ये 60,000 कब टैक्सेबल होंगे, जब रिसीव्ड हो जाएंगे तभी, क्योंकि ये ड्यू तो कभी हुए ही नहीं थे, ड्यू भी अभी हुए हैं जब ये फाइनल डिसीजन हुआ है। तो इसीलिए इस सैलरी को ये भी कहा जाता है कि सैलरी इंक्रीज विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, या फिर ऐसी सैलरी जो कि ड्यू बेसिस पर टैक्सेबल ही नहीं हुई थी, और होना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च में पता ही नहीं था कि ये सैलरी ड्यू भी होगी क्या, ये बढ़ेगी भी क्या। इसके बाद में हमने पढ़ा था व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ सैलरी, सैलरी की ड्यू डेट क्या होती है। क्या होता है कि हमें साल तो सीधा सीधा क्या लेना होता है, अप्रैल टू मार्च ही टैक्सेबल करना होता है, लेकिन कुछ एम्प्लॉइज की सैलरी महीने के आखिरी दिन ड्यू हो जाती है, और कुछ एम्प्लॉइज की सैलरी अगले महीने के पहले दिन ड्यू होती है। अगर महीने के आखिरी दिन ड्यू हो रही है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सिंपली आपको अप्रैल से लेकर के मार्च तक की सैलरी लेनी होती है। लेकिन अगर ऐसा बोल दे सैलरी ड्यू ऑन फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, तो इसमें हमने एक लॉजिक देखा था। सर क्या लॉजिक देखा था, इसमें क्या होता है, फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ के केस में फिर इसका मतलब ये हो गया कि आपकी अप्रैल में जो ड्यू होने वाली सैलरी, मान लो ये कोई अप्रैल वाला महीना है, हर महीने की सैलरी फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ ड्यू होगी। ये मान लीजिए मार्च था और ये मई आने वाला है। अप्रैल में जो सैलरी ड्यू होगी ना, वो किसकी ड्यू हो रही होगी फिर, मार्च की सैलरी, क्योंकि फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ अगले महीने की पहली तारीख। फिर अप्रैल की जो सैलरी ड्यू हो रही होगी वो किस में हो रही होगी, मई में जाकर ड्यू हो रही होगी। तो एक्चुअल में जो अप्रैल में सैलरी टैक्सेबल होती है, आती है, वो कौन सी सैलरी होती है, मार्च की होती है। इसी वजह से हम क्या करते हैं कि फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ का जब केस होता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, मार्च टू फैब की सैलरी लेते हैं, मार्च टू फैब की सैलरी लेते हैं, ताकि ले अप्रैल की रहे हैं, मतलब टैक्सेबल अप्रैल महीने को ही कर रहे हैं, लेकिन अप्रैल महीने में जो सैलरी टैक्सेबल हो रही है वो होती कौन से महीने की है, मार्च महीने की। तो आप दूसरे शब्दों में यूं भी समझ सकते हो कि लास्ट डे ऑफ ईच मंथ है तो अप्रैल टू मार्च लेनी है, और फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ है तो हमें मार्च टू फैब की सैलरी लेनी है। इसके हमने कुछ एग्जाम्पल भी करे थे फिर। इसके बाद में देखिए आगे एक ग्रेड सिस्टम, या जिसे हम चेन सिस्टम बोलते हैं, वो भी हमने देखा था सैलरी का। ग्रेड सिस्टम और चेन सिस्टम में सैलरी कुछ इस तरीके से दी हुई होती है, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझा था। 20,000 है, फिर 5,000 दे रखा है, फिर 30,000। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आप जब ज्वाइन करोगे तब आपकी सैलरी कितनी होगी, 20,000। फिर हर एक साल के बाद जैसे जैसे आप ईयर कंप्लीट करोगे, आपकी सैलरी 5,000 रुपीज से बढ़ती जाएगी। और ये 5,000 रुपीज कब तक बढ़ेंगे, जब तक बढ़ते बढ़ते वो कहां तक ना पहुंच जाए, 30,000। जैसे ही वो 30,000 पर पहुंच जाएगी, उसके बाद कितना बढ़ेगी, 8,000 बढ़ेगी, और वो तब तक बढ़ती रहेगी जब तक वो 46,000 ना पहुंचे। अच्छा, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसा बोल दे किसी एम्प्लॉय ने ज्वाइन ही यहां से किया है, ऐसे बोल देंगे दैट सच एम्प्लॉय ज्वाइंड ऑन द ग्रेड ऑफ 30,000, तो आपकी शुरुआत ही कहां से होगी, 30 से। तो यहां से देखना शुरू करोगे, हाँ इसके पीछे भी है लेकिन देखना ही नहीं है उसकी ज्वाइनिंग कहां से करवा दी, इस लेवल से। तो फिर आप ये 30 देखोगे, फिर इसके जस्ट नेक्स्ट ईयर कितनी बढ़ जाएगी, डायरेक्टली 8,000 बढ़ जाएगी। ज्वाइनिंग कभी बीच में भी हो सकती है ग्रेड के, तो ग्रेड के बीच में हो गई तो फिर वहां से शुरुआत हो जाएगी हमारी, लेकिन जनरली यहां से पूरा फ्रेश अगर कोई शुरुआत कर रहा है तो यहीं से देखी जाती है। ग्रेड सिस्टम सैलरी देखने के बाद हमारा बेसिक पूरा हो गया था। बेसिक पूरा होने के बाद में हमने एक छोटा सा टॉपिक देखा था कि अलाउंसेस एंड परक्विजिट में क्या डिफरेंस है। तो वहां पर हमने देखा था कि अलाउंसेस जो है वो कैश में मिलते हैं, कैश बेनिफिट है ये, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया था कि आपको मोबाइल फ़ोन चाहिए, तो आपके पापा ने आपको पैसे दे दिए, बोला ये मोबाइल फ़ोन लेके आ जाए, एक तो ये सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, आपको पैसे नहीं दिए, आपको क्या करा, आपको मोबाइल फोन ही ला करके दे दिया। ये दो सिचुएशन है। जो पहली सिचुएशन है वो है अलाउंस, जो दूसरी सिचुएशन है वो है परक्विजिट। ऐसा ही एम्प्लॉयर करता है। एम्प्लॉयर क्या करता है, मान लीजिए आपको किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए एम्प्लॉयर ने पैसे दे दिए, इसका मतलब वो क्या है, अलाउंस है। और मान लीजिए एम्प्लॉयर ने पैसे ना देके कोई फैसिलिटी दे दी डायरेक्टली आपको, तो वो क्या है, परक्विजिट होता है। इसके बाद में हमने अलाउंसेस स्टार्ट किए थे। अलाउंसेस में हमने देखा था कि अलाउंसेस को हम 4 कैटेगरीज में बांट रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ टैक्सेबिलिटी। हमने देखा था पहले कैटेगरी का जो अलाउंस है, एग्जम्प्ट अप टू द अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड, जितना खर्चा करोगे उतना एग्जम्प्ट। नेक्स्ट हमने देखा था फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस। फिर हमने देखा था एग्जम्प्ट अप टू सम स्पेसिफाइड लिमिट वाला, कि एक लिमिट तक ही एग्जम्प्ट होगा वही।
और लास्ट तो फुल्ली एग्जम्प्ट है, सब कुछ ही एग्जम्प्ट होता है। सबसे पहली कैटेगरी की हमने बात करी थी तो बड़ा सिंपल सा इसका फॉर्मेट देखा था कि जितना रुपया मिला उसमें से जितना खर्चा हो गया उसको क्या कर दो, एग्जम्प्ट कर दो। सर अगर खर्चे के बारे में पता ही ना हो, इन्फॉर्मेशन ही ना हो, तो वी विल अज्यूम के सारा ही खर्च हो गया है, ये मान के चलेंगे। कई बार ऐसे भी देता है कि इतना % यूज फॉर ऑफिशियल या इतना % यूज फॉर पर्सनल, तो क्या करोगे फिर, जितना ऑफिशियल है उतने पार्ट की एग्जाम, बाकी वाला टैक्सेबल कर दिया जाएगा। अच्छा, इस कैटेगरी में कौन कौन से अलाउंसेस आते हैं, इसके लिए अपन ने एक छोटी सी स्टोरी पढ़ी थी। रामू डेली ट्रेवल इन अकेडमिक यूनिफॉर्म फॉर रिसर्च वर्क विथ हेल्पर, फॉर हिज कन्वीनियंस ही इज नाउ ट्रांसफर्ड फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट। मतलब इस कहानी से हमने फिर कुछ अलाउंस निकाले थे। डेली से डेली अलाउंस, ट्रैवल से ट्रैवलिंग अलाउंस, अकेडमिक से अकेडमिक अलाउंस, या फिर इसे एजुकेशन अलाउंस भी बोलते हैं। एजुकेशन खुद किसकी, खुद की एम्प्लॉय की। फिर इसके बाद में यूनिफॉर्म अलाउंस निकाले थे। अच्छा सर, एक ड्रेस अलाउंस भी होते हैं, ड्रेस अलाउंस अलग होते हैं, यूनिफॉर्म अलाउंस अलग होते हैं। यूनिफॉर्म क्या होती है, जो फिक्स कोड ऑफ कंडक्ट है, ड्रेस जो नॉर्मल कैजुअली आप पहनते हैं। देन रिसर्च से रिसर्च एंड डेवलपमेंट अलाउंस निकले थे। हेल्पर से हेल्पर या असिस्टेंट अलाउंस, किसी एम्प्लॉय के साथ में बोला है तुम काम में हाथ बटाने के लिए एक आदमी को और रख लेना, तो वो उसके लिए मिलता है, ये हेल्पर असिस्टेंट। कन्वीनियंस अलाउंस, कन्वीनियंस से कन्वीनियंस अलाउंस बोला था, ट्रांसफर से ट्रांसफर अलाउंस, और प्रोफेशनल डेवलपमेंट से प्रोफेशनल डेवलपमेंट। इसके बाद में हमने एक बात करी थी सर कि ये कन्वीनियंस, ट्रैवलिंग और ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये इन तीनों में फर्क क्या है, क्योंकि हमें ये सेम से लगते हैं। देखिए तीनों में फर्क बड़ा सिंपल सा था। आपको अगर घर से ऑफिस और ऑफिस से घर आने जाने के लिए जो अलाउंस मिलते हैं वो होते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस। अच्छा, आप ऑफिस आ गए, अब आपको ऑफिस आने के बाद किसी काम से विद इन सिटी भेजा, ठीक है, वो आने जाने का उसका भी अलाउंस मिलता है, उसको बोलते हैं कन्वीनियंस अलाउंस। और अब आउटसाइड दूसरी सिटी जा रहे हो तो उसके लिए जो मिलता है उसको बोलते हैं ट्रैवलिंग। तो ट्रांसपोर्ट होम टू ऑफिस, ऑफिस टू होम, कन्वीनियंस विद इन सिटी फॉर ऑफिस वर्क, और ट्रैवलिंग आउटसाइड सिटी फॉर ऑफिस वर्क, इन तीनों के लिए जो मिलता है। इसके बाद में हमने देखे थे फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस। इससे रिलेटेड नोट्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि क्या क्या ध्यान रखने की बात है। अभी अभी एग्जम्पशन का अमाउंट ध्यान रखिए, कभी भी जितना अलाउंस मिला है उससे ज्यादा एग्जम्पशन आपको नहीं मिल सकती है। अच्छा, नेक्स्ट फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस थे, मतलब कोई एग्जम्पशन नहीं, कोई खर्चे से मतलब नहीं, कोई लिमिट नहीं, सिंपल से थे। क्या था सर, यहां पर एक छोटी सी स्टोरी पढ़ी थी हमने। क्या पढ़ी थी सर स्टोरी? डियर मिस्टर श्याम है, जयपुर सिटी में अपनी फैमिली के साथ में रहते हैं, वहां उनका मेडिकल का बिजनेस चलता है, ठीक है। नून में क्या है, जब दोपहर हो जाती है 1-2 बजे, तो उनकी वार्डन, वार्डन मतलब पत्नी, वो क्या करती है, उन्हें टेलीफोन करती है, अजी सुनते हो, आपका टिफिन भिजवा दूं? फिर वो बोलते हैं हाँ भिजवा दो। फिर जो सर्वेंट है वो टिफिन या लंच लेकर के निकलता है, ठीक है। सर्वेंट टिफिन दे करके ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी का यूज करते हुए बस में बैठ करके वो वापस आ जाता है। लेकिन अब इनका मेडिकल का बिजनेस इतना अच्छा चल रहा है कि इन्हें लंच करने की टाइम ही नहीं है, इनकी आदत ही नहीं है। मतलब लंच के टाइम होने पर इतना काम है कि वो होते होते आपका इवनिंग का जो है वो डिनर बन जाता है। अब ये सारी है, मतलब लंच करने की उनको आदत नहीं है। यहां से हमने काफी सारे अलाउंसेस निकाल लेते हैं। डियर से डियरनेस अलाउंस, जो कि महंगाई के लिए दिया जाता है। सिटी से सिटी कंपनसेंट्री अलाउंस, सिटीज को कंपनसेट करने के लिए कि भाई ये बड़ी सिटी है तो ज्यादा दो, यहाँ पर महंगाई ज्यादा है। छोटी सिटी तो सिटीज के अकॉर्डिंग दिया जाता है ये, ठीक है, डिटेल में अपन ने बात करी ली थी। फैमिली से फैमिली अलाउंस, फिर मेडिकल से मेडिकल अलाउंस, ट्रीटमेंट वगैरह के लिए। वार्डन से वार्डनशिप अलाउंस, ये किनको मिलता है, जो ये वार्डन लोग होते हैं हॉस्टल्स वगैरह में, ठीक है, उनको मिलता है ये वार्डनशिप अलाउंस। टेलीफोन से टेलीफोन अलाउंस हो गया था सिंपल सा। सर्वेंट से सर्वेंट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट, यहाँ पर लंच टिफिन से लंच टिफिन अलाउंस। ट्रांसपोर्ट से ट्रांसपोर्ट अलाउंस। पहले ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है थर्ड कैटेगरी में था पूरा का पूरा ही, फिर एक ट्रांसपोर्ट अलाउंस सेकंड में आ गया, और अभी इसका एक पार्ट अभी भी थर्ड में है जो अपन पढ़ेंगे अभी। अगर ट्रांसपोर्ट अलाउंस हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय को मिलता है तो उसको 3,200 रुपए की एग्जम्पशन मिलती है, फिक्स्ड, वो लिमिट है, वो थर्ड कैटेगरी में भी है, वहां भी पढ़ेंगे। अच्छा, आदत नहीं है से मतलब क्या है, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, कोई काम ना करने के बदले में जो अलाउंस मिलता है उसको बोलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी कुछ और अलाउंस है, एब्सेंट अलाउंस, रूरल अलाउंस, मैरिज अलाउंस, वो सभी, एंटरटेनमेंट अलाउंस, वो सभी इसमें आते हैं। अगर मान लीजिए कोई अलाउंस ऐसा मिल जाए जो कहीं पड़ा ही नहीं,
ना तो फर्स्ट में है ना थर्ड में है, तो इसका मतलब वो सब सेकंड में है, वो क्या होंगे, फुल्ली टैक्सेबल होंगे। तो अगर आपको कभी कोई नया अलाउंस मिल जाए तो उसको फुल्ली टैक्सेबल कर देना है। इसके बाद में हमने पढ़े थे अलाउंसेज एग्जम्प्ट अप टू सम स्पेसिफाइड लिमिट। ये एक लिमिट तक एग्जम्प्ट होते हैं, इनकी लिमिट बता रखी है, 100 रुपए 300 रुपए इस तरीके से करके। तो जितनी लिमिट है उतने ही एग्जम्प्ट होते हैं। अगर मान लो लिमिट है 100 रुपए, मिला है 80 रुपए, तो फिर एग्जम्प्ट कितना होगा, 80 होगा, 80 होगा उस केस के अंदर। लिमिट से ऊपर एग्जम्पशन नहीं जाएगी, नीचे जरूर जा सकती है अगर आपको कम ही मिले हैं तो उस सिचुएशन के अंदर। ठीक है, अब इसको अपन देख लेते हैं कि कौन कौन सी बातें यहां पर थी। मेन मेन अलाउंसेस ही हमने यहां पर कवर करे थे। सबसे पहला था ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट सर उधर भी है इधर भी है। इधर कौन सा है, हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय को अगर मिलता है, अगर हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय को ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है तो 3,200 रुपए पर मंथ की जो है वो एग्जम्पशन मिलती है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, बच्चों की शिक्षा के लिए अगर अलाउंस मिल रहा है तो 100 रुपए पर मंथ तक एग्जम्प्ट होगा, लेकिन 2 ही चाइल्ड तक एग्जम्प्ट होगा। इससे रिलेटेड कुछ बातें भी करी थी। सर चाइल्ड है तो सही, लेकिन वो पढ़ता नहीं है, नालायक है, स्कूल ही नहीं जाता अभी, या छोटा भी हो सकता है, तो उस केस में तो भी एग्जम्पशन मिलेगी। जैसा भी हो चाइल्ड होना चाहिए, नालायक ही हो तो भी चलेगा। उसके बाद में हमने ये देखा था कि हस्बैंड और वाइफ दोनों को मिलते हैं चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, तो क्या दोनों एग्जम्पशन ले सकते हैं क्या? तो ये जो एग्जम्पशन है वो चाइल्ड वाइज नहीं है, असेसी वाइज है। तो इसका मतलब चाइल्ड सिंगल हो तो भी हस्बैंड वाइफ दोनों ही एग्जम्पशन उस पर ले सकते हैं, कोई भी इश्यू उसके ऊपर नहीं है। चाइल्ड जो है अडॉप्टेड चाइल्ड, स्टेप चाइल्ड भी हो सकता है, तो भी एग्जम्पशन मिल जाएगी। माइनर हो मेजर हो तो भी एग्जम्पशन मिल जाएगी। इसके बाद में हमने हॉस्टल अलाउंस पढ़ा था। हॉस्टल अलाउंस में एग्जम्पशन थी 300 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड। बिल्कुल सेम है दोनों, बस यहाँ 100 है या 300 है, सारी कंडीशन भी सेम है दोनों की। उसके बाद था अंडरग्राउंड अलाउंस। जो माइंस में काम करते हैं जमीन के नीचे, उन लोगों को मिलता है 800 रुपए पर मंथ तक एग्जाम। ट्राइबल एरिया अलाउंस, जो दूर दराजों के इलाकों में काम करते हैं या जंगलों वगैरह में ड्यूटी लगती है, उनको जो है ये मिलता है और 200 रुपए पर मंथ तक एग्जाम्प्ट होता है। इसके बाद में था ड्राइवर अलाउंस, जिसे हम आउट स्टेशन अलाउंस भी बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट ड्यूटी अलाउंस भी बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट अलाउंस टू ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय भी बोलते हैं। ये सारे इसके नाम थे। बड़ा सिंपल सा इसका ट्रीटमेंट था। ट्रीटमेंट क्या था सर, जितना अलाउंस रिसीव्ड हुआ है उसका 70% और 10,000 रुपए विच एवर इज लोअर, इतने रुपए की जो है एग्जम्पशन मिल जाती है आपको। लेकिन ध्यान रखें एक बात, इस अलाउंस की एग्जम्पशन तभी मिलेगी जब आपको डेली अलाउंस नहीं मिल रहे हो। डेली अलाउंस कैटेगरी 1 में है, तो एग्जम्पशन ऑफ दिस अलाउंस इज ओनली अवेलेबल व्हेन एम्प्लॉय इज नॉट रिसीविंग डेली अलाउंस। तो इस बात का ध्यान रखना। हालांकि जनरली आपको नहीं मिलेगा ऐसा कुछ कि भाई डेली वेली, लेकिन फिर भी ध्यान रखिए, हो सकता है कि कभी आपको ऐसा दे दिया जाए या बोल दिया जाए। फिर हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स किए थे रिलेटेड टू द चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना के, जहां पर हमने देखा था हमारे सोचने में और एक्चुअल में जो होता है उसमें बड़ा फर्क होता है। वो अपन ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स करके जो है देख लिए थे। इसके बाद में हमने हाउस रेंट अलाउंस पढ़ा था, काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छा अलाउंस, बड़ा सिंपल सा अलाउंस है, लेकिन इसके अंदर क्या देखा था हमने, हाउस रेंट अलाउंस जितना मिला है वो लेना होता है, और उसमें से एग्जम्पशन जो मिलती है वो मिलती है सेक्शन 10 क्लोज 13A के अंदर। सर कितनी एग्जम्पशन मिलती है, 3 पॉइंट में से जो भी कम आए उतनी, और आगे ये फॉर्मेट आगे भी फॉलो होगा, ए एफ और एम में से जो भी कम आए उतनी एग्जम्पशन मिल जाती है। ए का मतलब क्या होता है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, जो कि रिटायरमेंट बेनिफिट में भी देखा था। एफ का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला। हाउस रेंट अलाउंस में फॉर्मूला का मतलब क्या था, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एचआरए सैलरी। एम का मतलब मैक्सिमम, मैक्सिमम यहां पर कितना होगा, 40% या 50% ऑफ एचआरए सैलरी। अच्छा, अब यहां पर सवाल ये आता है सर 40 कब ले 50 कब ले, तो मेट्रो सिटी है तो 50 लेना है, दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई, अदरवाइज हमेशा 40 ही लेना है आपको। इसके अलावा बात थी सर ये एचआरए सैलरी कैसे निकलेगी, तो बेसिक सैलरी लेनी है, डीए कंडीशनल लेना है, मतलब फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट लेना है, और कमीशन भी लेना है, कौन सा वाला, बेस्ड ऑन टर्नओवर वाला। इन तीनों में से जो भी कम आएगा, मतलब तीनों पॉइंट निकाल लो, फिर जो भी कम आएगा उतना एग्जाम। अच्छा, कई बार ऐसे भी होता है कि बीच में बेसिक सैलरी चेंज हो गई, डीए चेंज हो गया, सिटी चेंज हो गई 40 वाली से 50 में, ऐसे चले गए, तो जैसे ही चेंज हो तो रुकना होगा, रुक करके पहले एग्जम्पशन निकालो, एग्जम्पशन निकाल ली फिर
आगे बढ़ो, इस बात का ध्यान रखना होगा हमें। तो रेलिवेंट पीरियड सैलरी ली जाती है। तो अगर बीच में कोई भी चेंज है तो पहले चेंज से पहले की एग्जम्पशन निकालो, देन चेंज के बाद की। अगर 5 बार चेंज हुआ है तो 5 बार एग्जम्पशन निकालनी पड़ेगी। जहां जहां चेंज उतनी बार एग्जम्पशन निकलेगी। एचआरई सैलरी का मतलब देख ही लिया था। डीए हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि कंडीशनल क्या होता है, नॉन कंडीशनल। कमीशन ओनली कौन सा लेना होता है, बेस्ड ऑन टर्नओवर वाला। ये सब करने के बाद में हम आए थे हमारे फुल्ली एग्जम्प्ट अलाउंसेस पर। फुल्ली एग्जम्प्ट अलाउंसेस में कौन कौन से अलाउंस आते हैं? हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज को जो भी अलाउंसेस मिलते हैं वो सारे क्या होते हैं, फुल्ली एग्जम्प्ट होते हैं। ठीक है, एमपीज एमएलएज को मिलने वाले अलाउंसेस जो है वो भी सारे एग्जम्प्ट होते हैं। इसके बाद में यूनाइटेड नेशन के एम्प्लॉय को मिलने वाली बेसिक सैलरी और अलाउंस दोनों ही एग्जम्प्ट होते हैं। और इसके अलावा जो सार्क कंट्री से प्रोफेसर आते हैं पढ़ाने, उनको मिलने वाले अलाउंसेस भी जो है एग्जम्प्ट होते हैं। सार्क मतलब क्या सर? सार्क कंट्रीज का एक ग्रुप है, जिस ग्रुप में ये सारे जो है देश शामिल है, इंडिया, पाकिस्तान, मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और अफगानिस्तान। ये सारे के सारे देश जो है इस ग्रुप के अंदर शामिल है। इस देश से जो भी आते हैं उन प्रोफेसर्स को मिलने वाले अलाउंस पूरे तरीके से एग्जम्प्ट होते हैं। बाकी जो यूपीएससी का चेयरमैन है, करंट और एक्स, इनको मिलने वाला यूपीएससी का जो करंट मेंबर भी है और एक्स मेंबर भी है, उनको मिलने वाले अलाउंस और परक्विजिट दोनों ही क्या होते हैं, एग्जम्प्ट होते हैं। यहाँ पर हमने अलाउंसेज एंड कर लिया था। अलाउंसेज एंड करने के बाद में हमने पढ़े थे डिडक्शन। डिडक्शन कहाँ? ग्रॉस सैलरी जब निकल जाती है हमारी, उसके बाद में डिडक्शंस मिलते हैं। 3 डिडक्शन थे, बड़े सिंपल सिंपल से क्विकली मैं आपको बताता हूँ। पहला जो डिडक्शन था वो था सेक्शन 16 क्लोज 1A का स्टैंडर्ड डिडक्शन। फिक्स्ड है, मिलेगा ही मिलेगा, और यहाँ से एमसीक्यू भी बन सकता है। कितना मिलेगा? ये 50,000 रुपीज का मिलेगा आपको हमेशा स्टैंडर्ड डिडक्शन। अच्छा सर, ग्रॉस सैलरी जो है वो 50 से भी कम आ गई, 40 आ गई, तो फिर 40 मिलेगा ऑब्वियस। आप हमेशा ध्यान रखें, अगर आपको इनकम फ्रॉम सैलरी पूछी है तो ये डिडक्शन देना ही देना है, बाय डिफॉल्ट हमेशा देना है। लेकिन आपको ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी पूछी है तो डिडक्शन देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 16 क्लोज 1 में 50,000 का डिडक्शन आपको हमेशा देना ही होता है, इस बात का ध्यान रखें। 16 क्लोज 2 में आया था एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन। एंटरटेनमेंट अलाउंस अपने आप में क्या होते हैं, फुल्ली टैक्सेबल होते हैं, पूरे के पूरे टैक्सेबल होते हैं एंटरटेनमेंट अलाउंस। लेकिन अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिले एंटरटेनमेंट अलाउंस, टैक्सेबल तो होंगे लेकिन उसे डिडक्शन भी मिलेगी सेक्शन 16 क्लोज 2 के अंदर। सर कितनी मिलेगी? एएफएम में से जो भी कमाए उतनी। एएफएम का मतलब सर, ए का मतलब एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, एफ का मतलब फॉर्मूला। सर यहाँ पर क्या है फॉर्मूला? 20% ऑफ बेसिक सैलरी। एम का मतलब मैक्सिमम, यहाँ कितना है? 5,000 रुपीज। तीनों में से जो भी कम आएगा उतने रुपए की आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। एक बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली थी कि यहाँ पर रेलिवेंट पीरियड का कंसेप्ट नहीं है। तो जो 20% ऑफ बेसिक सैलरी लेते हो वो पूरे साल की बेसिक सैलरी का ही 20% करना होगा। तीसरा 16 क्लोज 3 प्रोफेशनल और एम्प्लॉयमेंट टैक्स। ये टैक्स कौन लगाता है? ये स्टेट गवर्नमेंट्स लगाती है, राज्य सरकारें लगाती है इस टैक्स को। ठीक है, आप किसी भी स्टेट में जाओगे तो वहां के स्टेट में आप जब काम करोगे, जॉब करोगे, तो वहां की गवर्नमेंट आप पर लगाती है। ये टैक्स किसको भरना होता है? ये एम्प्लॉय को भरना होता है, और इसकी डिडक्शन मिलती है 16 क्लोज 3 में, और पेड बेसिस पर मिलती है। पेमेंट हो गया तो डिडक्शन मिलेगी, अदरवाइज डिडक्शन नहीं मिलेगी। लेकिन कई बार ऐसे भी होता है कि जो हमारा एम्प्लॉयर होता है वो एम्प्लॉयर बड़ा अच्छा होता है, तो कई बार एम्प्लॉयर भी पेमेंट कर देता है। तो फिर क्या करोगे उस सिचुएशन में? जो भी पेमेंट हुआ है वो पहले तो एक बार पार्ट बनेगा सैलरी का। ठीक है, किस नाम से जुड़ेगा? प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर के नाम से सैलरी में जुड़ेगा। फिर उसी अमाउंट की वापस से क्या मिल जाएगी? डिडक्शन। तो एम्प्लॉय ने पे किया है तो डायरेक्टली लेस करो, एम्प्लॉयर ने पे किया है तो पहले तो ऊपर सैलरी में ऐड करो, फिर यहां पर डिडक्शन दो। ये थे सेक्शन 16 के डिडक्शंस। इसके बाद में हमने पढ़ा रिटायरमेंट बेनिफिट्स। रिटायरमेंट बेनिफिट्स के अंदर हमने देखा कि 5 टाइप के रिटायरमेंट बेनिफिट्स यहां पर होंगे: ग्रेचुटी, पेंशन, लीव एनकेशमेंट, रिट्रेंचमेंट और वॉलेंट्री रिटायरमेंट। तो सबसे पहले हम बात करें ग्रेचुटी की। ग्रेचुटी क्या होता है? ग्रेटिट्यूअस पेमेंट है, जो कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को थैंक यू बोलने के लिए करता है इन एक्सचेंज ऑफ द लॉन्ग सर्विसेज गिवन बाय एम्प्लॉय। उसके बदले में जो है ये ग्रेचुटी नामक जो है चीज दी जाती है। अच्छा, बात ये है कि ये इनकी एग्जम्पशन इंपॉर्टेंट है, और 3 चीजें ही इंपॉर्टेंट है: ग्रेचुटी, पेंशन और लीव एनकेशमेंट। अच्छा, ग्रेचुटी की एग्जम्पशन कितनी मिलेगी? पहली बात तो डिपेंड करता है कि एम्प्लॉय किस टाइप का है। एम्प्लॉय सरकारी एम्प्लॉय है या प्राइवेट एम्प्लॉय है।
अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ग्रेचुटी मिलती है तो वो पूरे तरीके से एग्जम्प्ट होती है, लेकिन अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है तो फिर एग्जम्पशन मिलेगी, और एग्जम्पशन डिपेंड करती है किस बात पर, कि ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस बात पर। अच्छा, अब कैसे निकाला एग्जम्पशन? वही 3 पॉइंट जो अपन पहले करते हैं। एएफएम में से जो भी कम आएगा उतनी एग्जम्पशन। ए का मतलब दोनों में सेम है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। एम का मतलब भी दोनों में सेम है, मैक्सिमम 20 लाख रुपीज। फॉर्मूला चेंज है, इधर क्या लिखा है, 15 डेज की वर्किंग सैलरी इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। इधर क्या लिखा है, 15 डेज की एवरेज सैलरी इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। सर ये 15 दिन की वर्किंग कैसे निकाले और 15 दिन की एवरेज कैसे निकाले, यही इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस भी यहां पर है, यहां पर पार्ट ऑफ द ईयर को लेते हैं इस वाले केस में। मतलब आपका मान लीजिए 6 महीने से ऊपर निकल गया साल, मान लीजिए 20 ईयर 7 मंथ है तो 21 लेंगे। इधर तो पार्ट ऑफ द ईयर को क्या कर देते हैं, इग्नोर। 20 ईयर 7 मंथ है तो कितना लेना है, 20 लेना। अब बात है 15 दिन की वर्किंग कैसे निकालोगे। बड़ा सिंपल है, आपको क्या करनी है, रिटायरमेंट वाले महीने की बेसिक सैलरी और डीए ले लेना है पूरा। रिटायरमेंट वाले महीने का बेसिक सैलरी और डीए पूरा ले लेना है। बेसिक सैलरी और डीए पूरा लेने के बाद उसका क्या कर देना है, 15/26 कर देना है। ठीक है। अगर इधर दूसरी तरफ अपन देखें तो दूसरी तरफ क्या होगा कि आपको क्या करना है, पहले 1 महीने की एवरेज सैलरी लेनी। मतलब 15 दिन की चाहिए तो पहले 1 महीने की चाहिए होगी, और 1 महीने की कैसे निकलेगी, आपको लास्ट 10 मंथ की सैलरी निकालनी होगी और उसको डिवाइड कर देना होगा किससे, 10 से। तो 10 महीने की सैलरी निकाल के 10 से डिवाइड करो, और लास्ट 10 मंथ कहां से लेने, जिस दिन रिटायर हुए वहां से लेने, या फिर पिछले जिस महीने में रिटायर हुए वहां से पीछे के लेने। लास्ट 10 मंथ्स लेने हैं, मतलब जिस दिन रिटायर हुए वहां से नहीं लेने। मान लीजिए आप 15 सितंबर को रिटायर हुए तो सितंबर का कुछ नहीं लेना, उससे पहले का लेना है, अगस्त जुलाई ऐसे। वहीं लीव एनकेशमेंट में अलग है, वहां पर जिस दिन रिटायर हुए वहां से लेना होता है। अच्छा, यहाँ पर लास्ट 10 मंथ की जो सैलरी हम लेंगे उसमें क्या क्या लेंगे, तो वही एचआरए वाली सैलरी, बेसिक सैलरी, डीए कंडीशनल और कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर, तीनों को ऐड कर दो। लास्ट 10 मंथ्स के तीनों लो ऐड करके 10 से डिवाइड कर दो, तो 1 महीने की आ गई। 1 महीने की सैलरी को आधा कर दो तो 15 दिन की बन गई। ठीक है, ये 15 दिन की एवरेज सैलरी। तो अगर 15 दिन की चाहिए तो पहले 1 महीने की चाहिए होगी, और 1 महीने की चाहिए तो लास्ट 10 मंथ की सैलरी निकाल के उसको 10 से डिवाइड कर दो। ग्रेचुटी में साथ ही साथ ये देखा था कि अगर एम्प्लॉय अलाइव है, जिंदा है, तब वो ड्यू हो गई थी तो वो टैक्सेबल होगी, नॉर्मल इसी तरीके से जैसा हुआ है। लेकिन मान लीजिए कोई ग्रेचुटी एम्प्लॉय की डेथ के बाद ड्यू होती है, और रिसीव्ड तो ऑब्वियसली बात है बाद में ही होगी, तो फिर वो सैलरी जो है, क्या ग्रेचुटी जो है क्या होगी, एग्जम्प्ट होगी, टैक्सेबल नहीं होगी। उसके फैमिली मेंबर को मिलेगी लेकिन वो टैक्सेबल नहीं होगी। इसके बाद में हमने देखा था पेंशन के बारे में। पेंशन बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट था। पेंशन क्या होती है, कई बार इंस्टॉलमेंट में भी मिलती है और कई बार इकट्ठी भी निकलवा सकते हो आप। जो आपको इंस्टॉलमेंट में मिलती है उसको बोलते हैं हम अनकम्यूटेड पेंशन, और जो इकट्ठी मिल जाती है उसको क्या बोलते हैं, कम्यूटेड पेंशन। अनकम्यूटेड पेंशन जो है वो फुल्ली टैक्सेबल है, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सबके लिए। लेकिन कम्यूटेड पेंशन पे डिपेंड करता है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो क्या हुआ करता था, फुल्ली एग्जम्प्ट, और अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो एग्जम्पशन देनी पड़ती थी अंडर सेक्शन 10 क्लोज 10A। एग्जम्पशन कितनी दिया करते थे सर, अगर ग्रेचुटी भी रिसीव्ड हुई है साथ साथ में तो ग्रॉस पेंशन का 1/3। आपको पेंशन के साथ ग्रेचुटी नहीं मिली, ओनली पेंशन ही मिल रही है, तो ग्रॉस पेंशन का हाफ। सर ये ग्रॉस पेंशन कैसे निकाले, तो ग्रॉस पेंशन ऐसे निकालनी होती है, कई बार आपको ऐसा देता है कि 60% पार्ट कम्यूट करवा लिया तो कितने मिले, 6 लाख मिले। तो ये जो 6 लाख रुपीज है ये कितने के इक्वल होंगे, 60 के। तो 100 पे कितने होंगे, ये 10 लाख। इस 10 लाख का 1/3 या हाफ करना होता है। तो पहले जो भी अमाउंट मिला है उसको ग्रॉस बनाओ, ग्रॉस बना के उसका 1/3 या हाफ करो। अच्छा, पेंशन अगर एम्प्लॉय की डेथ के बाद एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर को मिल रही है तो क्या होगा, वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी। ठीक है, और एग्जम्पशन कितनी मिलेगी वो हालांकि अपन अदर सोर्स में भी पढ़ेंगे, यहां भी देख सकते हैं। जो पेंशन मिली उसका 1/3 और 15,000 रुपए विच एवर इज लेस। ये ट्रीटमेंट कब एप्लीकेबल होगा, जब एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर को पेंशन मिल रही है तब एप्लीकेबल होगा। इसके बाद में दो छोटे छोटे हमारे जो है यहाँ पर रिटायरमेंट बेनिफिट थे। एक तो रिट्रेंचमेंट,
रिट्रेंचमेंट कब होता है? जब किसी एम्प्लॉय को निकाल दिया जाता है तो उसको रिट्रेंचमेंट बोलते हैं। अगर रिट्रेंचमेंट किया जाता है तो फिर उसके बदले में कंपनसेशन भी दिया जाता है, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन जिसे बोला जाता है। एग्जम्पशन कितनी मिलेगी? एएफएम में से जो भी कम हो। ए का मतलब एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और एम का मतलब 5 लाख रुपए मैक्सिमम अमाउंट है। फॉर्मूला क्या लगेगा? 15 दिन की एवरेज सैलरी। जो ग्रेचुटी एक नॉट एप्लीकेबल वाला केस था ना, वही लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जो ये एमसीक्यू में कई बार आ रखा है, वॉलेंट्री रिटायरमेंट, अपनी इच्छा से रिटायर होना, जिसको वीआरएस बोला जाता है। इसकी एग्जम्पशन कितनी मिलती है? एक्चुअल में जितना मिला वो और 5 लाख रुपए विच एवर इज लेस। मतलब मैक्सिमम लिमिट दोनों की कितनी है? 5 लाख रुपए है। ये ध्यान रखना, एमसीक्यू में भी पूछा गया है। उसके बाद में हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था लीव एनकेशमेंट। लीव एनकेशमेंट में हमने दो बातें पढ़ी थी। लीव एनकेजमेंट हो सकता है आप ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट ही करा लूं, जब आप वर्क कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, तभी आपने बोला कि मेरी छुट्टी जो मैंने नहीं ली उसका पैसा मुझे दे दो। अगर आप ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट ही लीव एनकेजमेंट करा लेते हो, लीव एनकेजमेंट होता क्या है? लीव ना लेने के बदले में जो पैसा मिलता है उसे लीव एनकेजमेंट बोलते हैं। तो अगर ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट ही लीव एनकेजमेंट करा लिया है तो वो फुल्ली टैक्सेबल होगा। लेकिन लीव एनकेजमेंट रिटायरमेंट के टाइम पर करा रहे हो तो फिर डिपेंड करता है। अगर आप सरकारी हो तो पूरा एग्जम्प्ट, और अगर नॉन सरकारी मतलब प्राइवेट एम्प्लॉय हो तो आपको एग्जम्पशन मिलेगी अंडर सेक्शन 10 क्लोज 10 डबल ए में। कितनी एग्जम्पशन मिलेगी सर? ए, F1 F2 और M में से जो भी कमाई। यहाँ दो फॉर्मूले हैं। पहला तो क्या है? एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। ए का मतलब F1 मतलब 10 मंथ्स की एवरेज सैलरी, F2 मतलब एक महीने की एवरेज सैलरी इनटू अनयूज्ड लीव इन मंथ्स। अब सर ये एक महीने की कैसे निकाले? बड़ा सिंपल है, ये जो 10 महीने की निकालोगे ना उसको डिवाइड कर देना और मैक्सिमम 3 लाख रुपीज। सर ये 10 महीने की सैलरी जो है ये इसमें क्या क्या लेना है? बेसिक सैलरी लेनी है, डीए कंडीशनल लेना है और कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर, वही एचआरए वाली सैलरी लेनी है। लेकिन ये जो 10 महीने लेने हैं ना, जिस दिन रिटायर हुए उसी दिन से 10 महीने लेने हैं। 15 सितंबर को रिटायर हुए तो सितंबर के भी 15 दिन लेने और फिर वहां से 9.5 मंथ्स पीछे जाना है, ठीक है। अब बात आती है सर अनयूज लीव कैसे निकाली जाती है? तो अनयूज लीव निकालना बड़ा सिंपल था। जितनी टोटल अलाउड लीव है उसमें से जो ले ली वो हटा दो, ठीक है। टोटल अलाउड लीव ड्यूरिंग लाइफ टाइम, जितने टाइम का काम करा उसमें से जो यूज कर ली उसको हटा दो। अच्छा एक बात ध्यान रखने वाली थी, अलाउड लीव 30 से ज्यादा नहीं होगी एज पर इनकम टैक्स, या फिर दूसरे शब्दों में इसको 1 मंथ भी बोल सकते हैं। एक लास्ट बात और हमने देखी थी कि अगर फैमिली मेंबर को लीव एनकेशमेंट मिलता है, एम्प्लॉय की डेथ हो गई उसके बाद, तो फिर वो टैक्सेबल नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखें। तो यहां तक की बातें हमने जो पढ़ी थी अभी तक उसको हमने कर लिया रिवाइज। इसके बाद में अब जो नेक्स्ट फेज होगा वो क्या होगा? परक्विजिट का होगा, उसको हम पढ़ेंगे। फाइनल लिमिट भी एक्सटेंड हो जाती है क्या ग्रेड पे की? फाइनल लिमिट तो हर कंपनी के ऊपर है अपने आप। बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट बढ़ाएगी तो बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ाएगी तो नहीं बढ़ेगा। वो तो गवर्नमेंट के ऊपर है, वो बढ़ाती है नहीं बढ़ाती है। ये सब अपना, इससे कोई कंसेप्ट से कोई लेना देना ही नहीं है। ऑल थिंग्स अपॉन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट चाहे तो आपके ग्रेड पे बढ़ा दे, नहीं बढ़ाए कम भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है गवर्नमेंट। चलिए इस क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास से वी विल स्टार्ट परक्विजिट्स।